नमस्कार आप सभी को। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यूस चल रहा है हम उसी को कंटिन्यूस करते हैं। हो सकता है कि आज लास्ट वीडियो मतलब, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे हमने पिछले टॉपिक में अमाशय को पढ़ा था, तो एक चीज़ और याद रखना। अमाशय में वैसे मैंने पहले बता दिया है, अमाशय में जब भोजन आता है तो वो कौन सी फेज में या किस अवस्था में होता है, ध्यान रखना। वो भोजन कायम अवस्था में होता है। और एक चीज़ और, जो आप साइड में शायद बकरी के बोलने की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो ध्यान रखना, बकरी का दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा भी, बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा भी ज्यादा आसानी से, दूध का पाचन ज्यादा आसानी से होता है भाई। ये चीज ध्यान रखना, मतलब कि बकरी के दूध का पाचन ज्यादा आसानी से होता है, मतलब ये भी ध्यान रखना, ज्यादा आसानी से। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। कभी कभी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ जाए कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है, तो गरीब की गाय बकरी को ही कहा जाता है। और बकरी के दूध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आपको नहीं पाती है वो बकरी को खिला दो, सुबह वो आपको बकरी के दूध में प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब बकरी के दूध में जो चीज़, मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से ये पौष्टिक होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। पूर्ण रूप से ये पौष्टिकता को लिए हुए होता है। कि सर तो हम भी स्टार्ट कर ले पीना, तो बिल्कुल पीना स्टार्ट कर लो, ताकि आपका रिटम सिलेक्शन बहुत आसानी से और बहुत इजीली और बहुत अच्छे से दिमाग चलने लग जाएगा। बादाम ना खाओ तो ना सही, कम से कम बकरी का दूध तो पियो। और कई लोग, अरे सर हमें भाता वाता नहीं है, भाता वाता क्या नहीं है, मिलता है तब नहीं भाता, बाकी यही मिल रहा होता है, दूसरी चीज़ में समझ ही नहीं रहे होते हैं। सेकंड तब आ रहे हो ना जब कोई फर्स्ट की दौड़ में दौड़ रहा है, आप अकेले ही दौड़ रहे होते हैं, तो फर्स्ट आप ही होते हैं, मतलब ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी मेंटेलिटी के साथ भी किसी चीज़ को लिया करो। तो जो काम की चीज़ है वो ये है कि अमाशय में भोजन कायम वाला फेज में होता है ना, कायम अवस्था में, जो एक अवस्था बताई थी आपको, कायम अवस्था में होता है। और बकरी के दूध के पाचन अन्य दूध की अपेक्षा या गाय के दूध की अपेक्षा भी बड़ी आसानी से होता है। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन, या फिर ये यहाँ से आगे से स्टार्ट वाला पाचन। तो मेरे साथ जुड़ना जल्दी से, है ना भाई। बड़ी धूप, मतलब ये गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी पढ़ना अच्छे से, मतलब सलीके के साथ, ध्यान से और तन्मयता के साथ। तो अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। तो आगे स्टार्ट करते ही ये क्या आ जाएगी भाई, छोटी आंत आ जाएगी। तो पहला जो अपना आगे वाला पाचन सिस्टम है वो किसका अध्ययन करेंगे हम, छोटी आंत का। मतलब तो ये छोटी आंत वाला पाचन तंत्र स्टार्ट होगा। तो ये छोटी आंत, और छोटी आंत को इंग्लिश में आपको पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, मतलब ठीक है ना, स्मॉल INTESTINE। और आपको ये भी पता है कि इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। ये भी देखो लिखा हुआ भी है अपने डायग्राम में, ड्यूडोनम, जेजुनम। और आज थोड़ा सा काम का टॉपिक है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा सीरियस के साथ और गंभीरता के साथ पढ़ना। मतलब ये हिंदी में नाम इसका आप याद रखना, ये ग्रहणी है, ये अगर क्षुद्रांतर है, और ये क्षुद्रांतर है। तो ध्यान रखना, जैसे ही भोजन यहाँ से पाचन हो जाएगा तो फिर ये जो अपनी स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर है या अवरोधनी है, ये खुल जाएगी। और ये खुलते ही आपको ध्यान है आगे कौन है, यकृत। तो यकृत से हमारे जो लीवर, जिसको या जिगर बोलते हो आप, यकृत है। और ये एक तो यकृत है, और एक आप देखो उधर से क्या आप में एक अग्नाशय है, मतलब ठीक है ना, अग्नाशय पत्ती के आकार का। मतलब तो ध्यान रखना। अब जैसे इनका जिक्र आ ही गया है, मतलब तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ कि यकृत से हमें पित्तरस का स्रवण होता है, मतलब ठीक है ना, पित्तरस निकलता है, मतलब पित्तरस निकलता है। पित्तरस, ऐसे एक चीज और ध्यान रखना, पित्तरस का पीएच का मान 7.7 होता है, मतलब पीएच का मान जो है 7.7, मतलब कि हल्का क्षारीय होता है। क्योंकि 7 तक तो क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब 7 से नीचे क्या होगा, अम्लीय, 7 से ऊपर क्या होगा, बेसिक। तो ये हल्का क्षारीय होता है। कहने का मतलब कि अब भोजन को पुनः कैसा माध्यम मिल जाता है, उसमें अम्लीय था मतलब अमाशय में, और इसमें क्षारीय माध्यम मिल जाता है। और एक चीज और ये ध्यान रखना, मतलब कि ये पित्तरस का स्रवण करता है, मतलब ठीक है ना, पित्तरस का ऊपर बता ही दिया। और पित्तरस क्या कार्य करता है कि वसा जो होती है उसका पायसीकरण करता है। मतलब ये ध्यान रखना भाई, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण के सर ये क्या होता है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे। जितना शब्द भारी है उतना काम भारी नहीं है। मतलब इसको इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, EMULSIFICATION, वसा का पायसीकरण। कहने का मतलब वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, जो बड़ी बड़ी वसा की गोलिकाएं हैं, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलता है। बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलता है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में
बदलता है, मतलब छोटी छोटी गुलिकाओं में बदलता है, ये वसा का पायशीकरण कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, मतलब कि वसा का पायशीकरण वो है, वो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसको छोटी छोटी बूंदों में बदला जाता है मतलब। और इसके अलावा पित्तरस की ये खासियत है कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ऐसा रस जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता तो वो कौन सा भाई रस, पित्तरस। किससे निकलता है भाई, लीवर से, यकृत से, जिगर से, ठीक है ना। पीएच का मान कितना होता है, 7.7 होता है। कैसा माध्यम होता है, या भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है, हल्का क्षारीय। ये काम क्या करता है, वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ मतलब लिपिड, मतलब ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है। अब जैसे देखो ये अपना यकृत, इसमें ये पित्त से बाइल डक्ट के द्वारा, मतलब कि पित्तनली के द्वारा इसमें ग्रहणी में पित्तरस डाल देता है, मतलब ठीक है। फिर आगे आते ही अग्नाशय आ जाता है। अग्नाशय क्या करता है कि ये अग्नाशय रस का सिक्रेशन करता है, मतलब ये चीज ध्यान रखना, अग्नाशय रस को निकालता है कि सर ये क्या होता है। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें काम की याद रखनी है। अग्नाशय है और अग्नाशय रस का सिक्रेशन होता है। इसको एक चीज और ध्यान रखना, इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। मतलब पहली बात तो ये ध्यान कि आपने जितने भी रस पढ़े उनमें से अगर पूर्ण पाचक रस का कोई जिक्र आ जाए तो वो कौन सा है, तो वो अपना अग्नाशय रस है, मतलब ठीक है ना। इसका पीएच का मान मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा 7.8 होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। तो ये भी यहाँ पर भी भोजन का माध्यम कैसा होता है भाई, क्षारीय होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, इनमें विलय एंड माइक्रोविलय होते हैं, मतलब कि अंकुर एंड माइक्रोविलय, मतलब कि अंकुर एंड माइक्रोविलय, अंकुर एंड सूक्ष्म अंकुर ये होते हैं अंदर, है ना। अंकुर और सूक्ष्म अंकुर के सर ये क्या कार्य करते हैं, मतलब तो ये अवशोषण और पाचन के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, मतलब तो ये ध्यान रखना, अवशोषण या पाचन के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य, अवशोषण या पाचन के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य, पाचन और अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य ये सूक्ष्म अंकुर करते हैं। और ये दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत में पाए जाते हैं, जिसमें लार्ज भी है और जिसमें स्मॉल भी है। तो कहीं पे ये भी आप चीज को याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाए कि अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स या भाग पाए जाते हैं या क्या संरचना पाई जाती है, तब आप आराम से बता सको कि विलय एंड माइक्रोविलय यानी अंकुर एंड सूक्ष्म अंकुर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये पाचन और अवशोषण का क्षेत्रफल एरिया बढ़ा देते हैं, ये अंदर की सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे, मतलब अगर आपको किस तरह में बता ही दो तो ये ऐसे ऐसे होते हैं जो इसके क्षेत्रफल को लगातार बढ़ाते रहते हैं, मतलब ठीक है ना। अग्नाशय रस, इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये अग्नाशय के द्वारा सीक्रेट होता है, ये पत्ती जैसा होता है। 2-3 चीजें आपको इसके बारे में और याद रखनी है, वो मैं यही बता देता हूं कि पहली बात तो ये जो है ना, एक रहता है ना, मतलब कि एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो ये एंजाइम आपको बता देते हैं कि एंजाइम कौन कौन से हैं, मतलब ठीक है ना। तो एक तो होता है भाई एमाइलेज, एक तो होता है एमाइलेज एंजाइम, एक होता है भाई ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ध्यान रखना, पेप्सिन तो आमाशय में था और ट्रिप्सिन आंत में है, मतलब। और एक होता है भाई क्या कहते हैं कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये ध्यान रखना, मतलब है ना। लाइपेज, कोई भी चीज़ मारवाड़ी हम लोग हैं तो कोई कहता है ना भाई अटीला, अटीला मतलब इधर ला, तो आप ऐसा आप याद रखते हो, अटीला, एट्रिला, है ना। तो 3 एंजाइम सिक्रेशन करते हैं। एमाइलेज वही वाली चीज, स्टार्च का पाचन करता है माल्टोज में, ठीक है ना। स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, मतलब पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज करता है। ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करता है, ठीक है ना। मतलब कि बड़ी पेप्टाइड में बड़ी अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाओं को छोटे अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाओं में चेंज करते हैं। आगे और पढ़ेंगे, मतलब ठीक है ना। लाइपेज वही वसा का पाचन करता है भाई, वसा का पाचन करता है। तो ध्यान रखना, वसा का पाचीकरण पित्तरस के द्वारा होता है और साथ ही साथ वसा का ये जो पाचन है वो ये तो छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, वसा का पाचीकरण कर लेता है, लेकिन जो पाचन की क्रिया है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा की जाती है। इसीलिए 3 एंजाइमों के सिक्रेशन की वजह से ही अपना अग्नाशय रस को क्या कहते हैं भाई, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा कुछ ले लिया हो तो एक चीज मैं और बता देता हूं यहाँ पर, और ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो आंत है, अपनी आंत में भोजन का जो भी ये फेज बनेगा इसको क्या कहा जाता है भाई, कायल। ये भी ध्यान रखना।
आंत में जो भोजन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है, और क्या कहते हैं कि मतलब इसका जो फेज होती है उसे क्या अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको काइल अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन यानी ई से ई और ई से ऐसा मतलब, और इसीलिए इसको अग्नाशय रस को जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अमाइलेज होता है जो स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। पीएच का मान 7.8 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। इसके अलावा एक चीज आप और याद रखना, बढ़िया अच्छी सी ये चीज है, मतलब कि अग्नाशय है ना मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि और पत्ती जैसी होती है, ध्यान रखना अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसकी संरचना पूछ ले, है ना, तो ये ध्यान रखना पत्ती जैसी होती है, पत्ती यानी चाय की पत्ती नहीं, लीफ जैसी, है ना, ये भी ध्यान रखना। और ये मिश्रित क्यों है, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी, इसका कुछ भाग अंतःस्रावी भी है और कुछ भाग इसका बहिःस्रावी भी है, ठीक है ना। तो ये अंतःस्रावी कौन सा है और बहिःस्रावी कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको अभी। बहिःस्रावी कौन सा है और अंतःस्रावी कौन सा है। तो अंतःस्रावी में अल्फा बीटा और गामा सेल्स पाई जाती है, अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती है। इससे ग्लूकागॉन हार्मोन का निकलता है, ग्लूकागॉन, है ना, ये ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन जो आप बहुत बार सुना होगा नाम है, जो डायबिटीज वगैरह लोग होता है जिनको इंसुलिन, ये वाला। और इससे सोमेटोस्टेटिन, ये वृद्धि हार्मोन है ना, तो सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन इनसे निकलता है, गामा सेल से, मतलब ठीक है ना। तो हार्मोन जो निकलता है वो नलिका वीन होता है, ये सीधी रक्त में प्रवाहित किया जाता है, इसीलिए इनको अंतःस्रावी कहा जाता है, ठीक है ना। नलिका वीन मतलब सीधा रक्त में डाल दिया जाता है, इसीलिए। और ये इंसुलिन है वो रक्त में शर्करा का कंट्रोल करता है, रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है, रक्त में शर्करा का कंट्रोल या शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर का या शर्करा का बैलेंस करता है, ठीक है ना। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो चीज़ ध्यान रखना, मतलब डायबिटीज़ हो जाता है, मतलब इसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग, यानी सक्रिय रोग, यानी शुगर का रोग। और ये दो प्रकार का होता है, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये भी ध्यान रखना कि डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है, जो इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन अपने शरीर में रक्त की मात्रा को या रक्त की शुगर को कंट्रोल बनाए रखता है, मतलब ठीक है ना। 40 की एज के बाद अगर आपकी संयमित दिनचर्या नहीं है, संतुलित दिनचर्या नहीं है, तो डायबिटीज या मोटापा ज़्यादा है तो ये चीज़ रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ये जो बहिःस्रावी भाग है इसमें एक और पाई जाती है, वही है लैगरहंस की दीप कोशिकाएं, लैगरहंस की दीप कोशिकाएं, ठीक है ना, दीप कोशिकाएं। और इनसे निकलता है अपना अग्नाशय रस, ठीक है ना, अग्नाशय रस। तो ये अग्नाशय रस की वजह से ये कैसी हो जाती है, बहिःस्रावी। अब एक ही कोशिका का एक पार्ट अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, इसीलिए ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहलाती है। तो ये अग्नाशय के बारे में और अग्नाशय के बारे में पति जैसी संरचना है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 10वीं हो, 12वीं हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें ये नहीं छूटेगा। तो अगर अब आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, फिर मैं एक लास्ट 2 मिनट का टॉपिक पढ़ाता हूँ और इसी के साथ पाचन तंत्र पूरा करता हूँ, मतलब ठीक है ना। ठीक है, चलो तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, मतलब ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें जो मतलब कि आपको याद रखनी चाहिए, या एक तो अपन लीवर के बारे में पढ़ते हैं, और लीवर मतलब ये यकृत, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए हैं वो चीज़ें मैं बताता हूँ। तो एक तो ध्यान रखना, भोजन का जो पाचन है 2 विधियों से होता है, भोजन का जो पाचन है वो 2 विधियों से होता है। कैसे ये भी 2 विधियाँ कौन सी आ गई, तो ये आपको डरने की बात नहीं है। एक तो यांत्रिक होती है और एक रासायनिक होती है, यांत्रिक होती है और एक रासायनिक होती है। यांत्रिक विधि उसे कहते हैं, रासायनिक और यांत्रिक। यांत्रिक यानी भोजन को जो मुंह में काटा कुतरा जाता है, मतलब जिसमें मशीनों का ना प्रयोग होके ऐसे यांत्रिक कार्य किया जाता है, ठीक है ना, कार्य के द्वारा। मतलब जैसे कि अपन मुंह में जो भोजन को चबाते उबाते हैं, उसके टुकड़ों को छोटा करते हैं, तो ये है यांत्रिक वाला, काटना कुतरना छोटा करना, ठीक है ना। तो ये तो है यांत्रिक वाला जो मुंह में काम होता है स्पेशली। और बाकी जो भी शरीर के अंदर केमिकल और एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है और रासायनिक क्रियाएं होती है, एंजाइम्स और रासायनिक पदार्थों की वजह से जो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भोजन का जो पाचन होता है
वो क्या कहलाता है भाई? रासायनिक पाचन। क्रियाओं के माध्यम से जो शरीर पाचन होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक पाचन। तो कभी ये आ जाए कि कितनी विधियां हैं, तो ये 2 विधियां, मतलब ठीक है ना। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स ही है, तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखना कि सर्वाधिक पाचन कहीं अगर पूछ ले, मतलब कि भाई अपने शरीर के कौन से भाग में सर्वाधिक पाचन है, तो वो ग्रणी है या ड्यूडोनम है। ये ना दिया हुआ हो तो जेजुनम, ठीक है ना। जेजुनम भी ना दिया हुआ हो तो फिर छोटी आंत आंसर करना भाई, ठीक है ना। छोटी आंत मतलब, तो ये भी ध्यान रखना, मतलब कि अपने सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो वो ग्रणी में होता है, और ग्रणी का आंसर ना हो तो छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। एक अगर पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण, पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण अगर आपसे पूछे कहीं पर, तो ये ध्यान रखना, जो अपनी छोटी आंत है, इसका जो द्वितीय भाग है जेजुनम, है ना, ये जिसको आप अगर क्षुद्रांत्र कहते हो, इसमें होता है पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का। ये ध्यान रखना सवालों के साथ, तो जेजुनम में होता है। क्या सर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर आप छोटी आंत को आंसर बना सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और एक लास्ट पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि अगर सवाल में ये आ जाए कि जल और विटामिन B12 का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, ठीक है ना, तो ये जो सर्वाधिक अवशोषण होता है जल का, है ना, स्पेशली जल का और विटामिन B12 का, तो ये अपने कॉलन, ठीक है ना, कॉलन यानी बृहदांत्र, ठीक है ना। ये ऑप्शन में ना हो तो फिर बड़ी आंत आपको करना हम लोग, ठीक है ना। इसीलिए बड़ी आंत को ऑप्शन अगर हो तो ये करना। कैसे? ये दोनों हो तो पहले इसमें जाना, ये दोनों हो तो पहले इसमें जाना, ये दोनों हो तो पहले इसमें जाना। तो एक तो ये 3-4 छोटे पॉइंट्स याद रखने, एक ये 2 याद रखने, और एक लास्ट लीवर के बारे में 2-3 बातें बताते हैं, और आपका ये टॉपिक जो लंबे समय से चला आ रहा है उसको हम खत्म करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए, सुनने के लिए, और शायद आप अगर मेरे साथ शुरू से जुड़े होंगे और इस टॉपिक को पूरा देखोगे तो शायद बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, मतलब। तो अब देखो, ये जो लीवर है, ये वाला लीवर, तो भाई देखो, एक तो ये पित्त रस का स्रवण करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पहले ही बता दिया मैंने, पित्त रस का स्रवण करता है, पित्त रस का स्रवण करता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ये वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है, ध्यान रखना, वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में। ये द्विपालित होता है, मतलब एक ध्यान रखना भाई, द्विपालित होता है। एक इसमें कुपर्स कोशिकाएं पाई जाती है, कुपर्स कोशिकाएं पूछ ले तो ये भी इसी में पाई जाती है, कुपर्स कोशिकाएं। तो ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में कुपर्स कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब यह बेसिक यूनिट्स इसकी कुपर्स कोशिकाएं पाई जाती है। एक हिपेटिक डक्ट सिस्टम अगर पाया जाता है, मतलब कि हिपेटिक डक्ट सिस्टम, ठीक है ना, डक्ट यानी नलिका वाला डक्ट सिस्टम, तो वो भी इसी में पाया जाता है, अपने पित्ताशय में। इसके अलावा एक इसका ये जो कार्य पूछ ले कभी, पित्ताशय का कार्य क्या करता है, तो कार्य वैसे पहले तो मैंने लिख ही लिया है ना, कि पित्तरस का स्रवण, ये वही वापस पित्तरस का स्रवण, पित्तरस स्रवण, ठीक है ना। एक वसा का पायसीकरण, ये भी ध्यान रखना, ये खास 2 बड़े काम है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ यूरिया का निर्माण होता है, ये बढ़िया काम का चीज है, मतलब यहाँ पे यूरिया का निर्माण होता है, और जिस चक्कर के द्वारा या जिस साइकिल के द्वारा होता है उसे ऑर्निथिन चक्कर कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये आ जाए कि ऑर्निथिन चक्कर शरीर के किस भाग में होता है और क्यों होता है, तो वो अपना यकृत है, मतलब ठीक है ना, ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा, ठीक है। एक ये हो गया, एक भाई एंटी हिपेरिन, जिससे कि रक्त जमता नहीं है, मतलब ठीक है ना, उसका भी सिक्रेशन होता है, एक इसका भी स्रवण करता है। और लास्ट एंड फाइनल निराविषीकरण या आविषीकरण, मतलब ठीक है ना, आविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन, आविषीकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या होता है सर, तो शरीर में जो भी जहरीले पदार्थ बनते हैं, ये ए है, उनका जहरीले पदार्थों को सही किया जाता है, या फिर उसके जहरीले पदार्थों को इफेक्ट को न्यूट्रल किया जाता है, उसके प्रभाव को शून्य किया जाता है। तो ये बीच में मैंने एक छोटा सा कहीं कि आपकी कहीं कुछ भी पॉइंट छूट ना जाए किसी भी एग्जाम में, ये अपना दावा है ना। पढ़ा है नहीं भाई, और पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब एक लास्ट में सारणी रहेगी, उस सारणी के माध्यम से आपको ये बता दी, वैसे बता दिया मैंने सारी चीजें, फिर भी कि भाई जैसे जो एक ये आंत है, तो इसमें एक
आंतरीय रस निकलता है। ध्यान रखना, इसमें कौन सा रस निकलता है भाई? आंतरीय रस। जैसे यज्ञाशय रस, पित्त रस, और ये वापस बताए थे ना आंतरीय रस, जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है ना, SUINENTERICUS। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे लाइपेज, एंटेरोकाइनेज, ये जो ट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं वगैरह, है ना, उनके बारे में एक सारणी बता देंगे कि कौन किसका पाचन करता है और कहाँ पे पाचन करता है। तो वो सारणी बाकी रही है। बाकी आपका पाचन तंत्र RS प्री तक का, रिट सेकंड लेवल, रिट फर्स्ट लेवल, SI, पटवारी, ग्राम सेवक, किसी भी एग्जाम में हो, एक भी और 10वीं 12वीं, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। आपको कैसा लगा, किस तरह का लगा प्रयास, मुझे बताते रहना। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहना। सुनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, मुझे सुनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। ये भी एक बड़ी मेहरबानी होती है कि आप बहुत सारे चैनल्स को छोड़कर मुझ पर यकीन कर रहे होते हो। तो थैंक यू।